नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं और जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो, उसके लिए आपका एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहनना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में SRG मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना मरीज की मौत पर उसके घर वालों ने खूब हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हुई और इसे लेकर उन्होंने अस्पताल में काफी हंगामा किया। पहले तो बात कहासुनी तक ही थी, फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। डॉक्टर और मरीज के रिश्तेदार दोनों आमने सामने आ गए। चंद मिनटों में मामला बेहद गंभीर हो गया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस का अमला अस्पताल पहुंच गया और इस पूरे विवाद को शांत करवाने में लग गया। मरीज के घर वालों को पुलिस वाले वहां से खींचकर बाहर ले गए। इस दौरान अस्पताल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सड़क पर भी काफी देर तक यूं ही तमाशा चलता रहा। उन्होंने बदतमीजी करी और काफी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। पुलिस ने अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो मेरे सामने सभी डॉक्टर बदस्तूर काम कर रहे हैं, ठीक, और ऐसा नहीं है कि किसी एक डॉक्टर ने भी लापरवाही की। इस मामले में दोनों तरफ के लोगों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। 2 दिन पहले मानसून की पहली बारिश में मुंबई पानी पानी हो गई। इस बार भी वहां बारिश के बाद घरों से बाहर निकले लोगों को कई मुश्किलों से दो चार होना पड़ा, क्योंकि 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। हिंद माता इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूरी सड़क तालाब जैसी नजर आई। सड़क में भरे पानी के बीच बंद पड़ चुकी कुछ गाड़ियां भी नजर आईं। कुछ लोग सावधानी से सड़क के किनारे की तरफ चलते दिखे, जबकि कुछ घुटनों तक पानी में डूबकर सड़क को पार करते नजर आए। हालांकि वहां बारिश थमने के साथ ही प्रशासन की तरफ से तुरंत पानी की निकासी का काम भी शुरू किया गया, ताकि लोगों को मुश्किलों से निजात दिलाई जा सके। पंप्स भी लगाए गए हैं, उन पंप्स के जरिए भी पानी निकाला जा रहा है। हिंद माता की तरह माटुंगा इलाके में भी बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आईं। जिन सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार से हवा से बातें करती थीं, उन पर सभी गाड़ियां कछुए की चाल में रेंगती नजर आईं। ऐसा ही हाल अंधेरी सबवे का भी रहा। भारी बारिश के बाद वहां 2 फीट तक पानी भर गया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां बड़ी सावधानी से रास्ते को पार करती नजर आईं। बताया गया कि मुंबई पर अभी अगले 3 दिन भारी रह सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी अगले 3 दिन तक मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के चूरू से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पैसों के लेन देन पर हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर अपनी अपनी गाड़ियों से जानलेवा हमला बोल दिया और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों ओर के लोग फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। पहले एक पक्ष के लोगों ने अपनी गाड़ी दूसरे गुट के लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की, जिसके जवाब में दूसरी तरफ के लोग अपना ट्रैक्टर लेकर मैदान में कूद पड़े। दोनों ओर की गाड़ियां एक दूसरे को बीच सड़क पर जोरदार टक्कर मारने लगी। इस दौरान हाईवे पर हो रहे इस बवाल में पत्थरबाजी भी जमकर हुई। जब इतने पर भी इनका मन नहीं भरा तो फिर ये लोग एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से वार करने लगे। मौका पर काफ़ी लोग एकत्रित थे। पुलिस टीम को भी देखकर काफ़ी आक्रोश था। वह लड़ाई झगड़े पर उतारू थे। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अशांति की आग में झुलस रहे यरूशलेम में एक बार फिर फिलिस्तीनी और इजराइल की पुलिस आमने सामने आ गए। इस बार बवाल हुआ वहां मौजूद धार्मिक स्थल के दौरे पर पहुंचे इजराइल के कट्टर यहूदी नेता की वजह से। यरूशलेम का ये धार्मिक स्थल फिलिस्तीन के मुसलमानों और इजराइल के यहूदियों दोनों ही समुदायों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में जब वहां कट्टर इजरायली नेता के पहुंचने की भनक लगी तो फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर उतर गए और पुलिस से ही उलझ गए। हालांकि नाजुक हालात को देखते हुए पुलिस ने इजरायली नेता इटामार बेन को धार्मिक स्थल में जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन इससे नाराज होकर उन्होंने और उनके समर्थकों ने धरना दे दिया।
मगर फिलिस्तीनी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी यहूदी नेता को जवाब देने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। मामला हाथ से निकलता देख पुलिस ने फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों पर तेज आवाज और धुआं करने वाले हथगोलों की बारिश कर दी। इतने हथगोले फेंके गए कि फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी उल्टे पांव दौड़ पड़े। इतना ही नहीं, उन्हें पस्त करने के लिए पुलिस ने पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया और जब तब भी हालात नहीं संभले तो फिलिस्तीन के कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान के उदयपुर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 4 लड़कों ने चाकू की नोक पर एक कार सवार लड़के से दिन दहाड़े बीच सड़क पर लूटपाट की। उस लड़के के साथ मौजूद उसकी दोस्त ने बड़ी समझदारी से इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें वो सभी आरोपी उस लड़के को घेर कर उससे लूटपाट करते दिखाई दिए। एक आरोपी ने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था और उसके बाकी साथी उस लड़के को उन्हें अपना सामान देने के लिए धमका रहे थे। कुछ भी नहीं है भाई। इन लोगों के हाथ जो कुछ भी लगा उसे छीनकर वो अपनी मोटरसाइकिलों से वहां से भाग गए। भाई यार चाबी तो दे दे। लड़की से जो कार की चाबी छीनी थी उसे उन्होंने काफी दूर जाने के बाद सड़क पर फेंका, जिसके बाद में उस लड़के ने उसे उठा लिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। तेलंगाना के संगारेड्डी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कारोबारी को नोटिस देने गए होमगार्ड के जवान की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। जो लोग मारपीट में शामिल रहे वो उस व्यापारी के साथी बताए गए, जिन्होंने सादे कपड़ों में वहां पहुंचे होमगार्ड के उस जवान को बंधक बनाकर खूब पीटा। उस कारोबारी के 3 साथियों ने बीच सड़क पर उसे घेर लिया और चप्पल से जमकर मारपीट की। वहां मौजूद एक शख्स ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करता रहा और उन लोगों से बार बार कहता सुनाई दिया कि वो उसे छोड़ दें। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं। लेकिन उसकी बात मारपीट कर रहे लोगों को कहां समझ आई। उन्होंने उससे मारपीट करने के लिए डंडा भी उठा लिया। इससे पहले वो जवान खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आया। अरे ये क्या कर रहे हैं यार, नहीं छोड़ दो। जब सड़क पर मारपीट से मन नहीं भरा तो वो लोग उसे कारोबारी की दुकान के अंदर ले गए, जहां उन्होंने उससे मारपीट जारी रखी। होमगार्ड के उस जवान को अपने हाथों की कठपुतली बनाने के लिए वो आरोपियों से धमकाने भी लगे। शांति से बैठ जा, बहुत मारते। शांति से बैठ जा, बहुत मारते नहीं। बाद में पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और होमगार्ड के उस जवान को उनके चंगुल से छुड़ाया। साथ ही चारों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक तेंदुए ने मकान के बाहर बैठे एक पालतू कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। ये घटना उस घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें जंगल से निकला तेंदुआ उस मकान के सामने खड़ा दिखा। फिर उसकी नजर फर्श पर बैठे उस कुत्ते पर गई, जिसे वो अपना शिकार बनाने के लिए रेलिंग के बीच से होता हुआ बड़ी चालाकी से उस तक पहुंचा और फिर कुत्ते को अपने मुंह में दबोचकर वहां से चलता बना। वन विभाग ने इलाके के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। जो भी जानवर है, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको घर के बाहर ना छोड़े, अंदर ही रखे उनको। तेंदुआ देखे जाने के बाद से वहां के लोग काफी डरे हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद गुजरात में धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से वहां धार्मिक स्थल पिछले 2 महीने से बंद थे, लेकिन हालात में सुधार देख इन्हें फिर से खोलने का फैसला लिया गया। इसी तरह सोमनाथ मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई श्रद्धालु दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया गया। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के शरीर का तापमान मापा गया, फिर हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। सैनिटाइजर है, मास्क पहन के आप सरलता से दर्शन कर रहे हैं, 2 गज की दूरी से। जरूरी दूरी के नियम का भी पूरा ध्यान रखा गया। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन करें, इसके लिए वहां जमीन पर पेंट से निशान बना दिए गए। श्रद्धालुओं ने भी नियमों का पालन करते हुए दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक कुत्ते की वजह से 2 परिवार आपस में भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि बीच बचाव के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक इस झगड़े की वजह से दोनों परिवार के कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए।
यूपी के सीतापुर में दो परिवारों में पालतू कुत्ते को लेकर खूनी जंग छिड़ गई। दरअसल एक परिवार का कुत्ता दूसरे परिवार के घर के सामने जाकर बैठ गया। यह ऐसा मुद्दा बना के खूनी जंग चढ़ गई और कई लोग जख्मी हो गए। इस पूरे मामले में गोलियां भी चली और बताया जाता है कि 8 लोग जख्मी हो गए। इलाके में भारी पुलिस बल पहुंचा और जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जमीन पर पड़ा खून और खाली पड़े कारतूस उस खूनी संघर्ष की गवाही दे रहे हैं जो यहाँ पर दो पक्षों के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक दो परिवारों के लोग आपस में ऐसे भिड़े कि एक दूसरे पर हमला कर बैठे और नतीजा क्या हुआ ये खून के धब्बे बयां करते हैं। हम लोग अपने बचाव में हम लोग भी अपना जो भी कर पाए। बाकी आपकी मेरी हालत और हमारे पक्ष की हालत आपके सामने है। मौके पर पड़े खाली कारतूस बताते हैं कि इस खूनी संघर्ष में जमकर गोलियां भी चली और यही वजह है कि कई लोगों को गहरी चोटें भी आई। फायर होने की बात आ रही है। फायर उधर से काफी फायर है। कितनी गोली चले हुए, कितने लोग? 7-8 लोग। कुत्ते के विवाद में आपस में भिड़े लोगों का कहना है कि एक परिवार ने दूसरे परिवार के कुत्ते को अपने घर पर बैठा देखा तो लाठी से मारकर भगा दिया, जिस पर कुत्ते का मालिक भड़क गया और उस परिवार पर हमला बोल दिया। जबकि दूसरे परिवार का दावा है कि उसके परिवार को कुत्ते ने पहले ही काट रखा और 2 लोगों को काट रखा, जिसकी वजह से उन्होंने कुत्ते को भगा दिया। इस विवाद में करीब 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। रिहायशी इलाकों और कॉलोनियों में छोटी मोटी बातों पर अनबन हो जाना और मारपीट कर देना आम बात है, लेकिन कुत्ते को लाठी मारने के विवाद में किसी इंसान पर गोली चला देना अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। यूपी के उन्नाव में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान कुछ लोगों ने खूब हंगामा किया। आरोप है कि वहां उस जमीन पर कुछ लोगों के जरिए अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसकी जांच कराने के बाद प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ढाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से वहां रहने वाले लोग भड़क गए और उसे रोकने के लिए पुलिस से भिड़ गए। एक आदमी तो इस कदर भड़क गया कि उसने काफी देर तक अधिकारियों से बहसबाजी की। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और हंगामा कर रहे लोगों को जबरन गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। हंगामा शांत होते ही खुदाई करने वाली मशीनों के जरिए अवैध कब्जे को हटाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया। सरकारी जमीन पर कई दुकानें बना दी गई थी जिन्हें एक एक कर ढा दिया गया। इसी तरह पक्के निर्माण को भी खुदाई करने वाली मशीन से जमीन दोस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां इलाके के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन अधिकारियों के आगे किसी की नहीं चली। अवैध निर्माण हटा दिए गए, एक पक्का मकान भी तोड़ा गया है। बताया गया कि इस इलाके में सरकारी जमीन पर कुछ और भी पक्के मकान बने हुए हैं जिन पर 15 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के आर्कांसा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जहां पुलिस की गाड़ी से टक्कर होने के बाद एक कार बीच सड़क पर पलट गई। उस कार में एक महिला बैठी थी। आरोप है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने के बावजूद उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और वहां से भागने लगी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस को उस पर शक हुआ और उसने अपनी गाड़ी उस कार के पीछे लगा दी। पुलिस ने कई बार उस महिला को कार रोकने की चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं रुकी, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मारी और फिर वो कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। फिर पुलिस वाले अपनी गाड़ी को बीच रास्ते से मोड़कर उसके पास पहुंचे। इस दौरान सड़क पर पलटी कार के इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने उस महिला को कार के अंदर से बाहर निकाला। इस घटना में उसे मामूली चोटें आईं। बताया गया कि वो काफी परेशान थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वो जेपी नड्डा से भी मिले। दिल्ली में हो रही इन मुलाकातों को यूपी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही योगी की अमित शाह से 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई थी और अगले ही दिन वो प्रधानमंत्री से मिले। लेकिन इससे पहले दिल्ली में यूपी सदन के बाहर हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे लगाने लगे। योगी जी के जीते हैं, हमने दम पर जीते हैं। जिसके बाद योगी का काफिला पीएम आवास की ओर निकला, जहां योगी और प्रधानमंत्री के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई। जब प्रधानमंत्री आवास पर योगी का काफिला पहुंचा तो बाहर वैसी ही गहमा गहमी दिखी जैसी एक दिन पहले अमित शाह के घर के बाहर थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। आप देख सकते हैं उनका काफिला यहाँ पर है और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम से मिलने के बाद उनकी जेपी नड्डा के साथ भी 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। इन मुलाकातों के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया।
लेकिन विपक्ष ने उनके दिल्ली दौरे पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने तो अपने ट्वीट में लिखा कि अपना पद बचाने के लिए योगी दिल्ली में नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन विपक्ष के हमलों के बीच माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए हुआ, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष तीनों से मुलाकात की। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने अपना चुनावी प्लान आला कमान के सामने रखा और पीएम अमित शाह, जेपी नड्डा को प्रवासी मजदूरों के समाधान शीर्षक वाली एक रिपोर्ट भी दी, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र के सामने चुनाव से जुड़ा रोड मैप रखा। इस रोड मैप की मदद से हर तबके को बीजेपी के खेमे में लाया जा सकता है। खबर है कि बैठकों में किसान आंदोलन और कोरोना के बाद के हालात पर भी बात हुई। यही नहीं, पता चला है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के संगठन में कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी यूपी में चुनावी मोड पर आ चुकी है और उसने रोड मैप बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देकर असम के सीएम नए विवाद में फंस गए। असम के मुख्यमंत्री के जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े बयान पर सियासी बवाल मच गया, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर खास ध्यान देने की बात कही थी। We want to work with a minority Muslim community to reduce population burden. जिसे सुनते ही विपक्ष ने उनकी नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने तो आरोप लगाया कि भेदभाव पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो सबको कंट्रोल करने की बात कीजिए, इसमें भी हिंदू मुसलमान की बात आप कर रहे हैं। दिलीप कुमार की सेहत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो सांस लेने में दिक्कत की वजह से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। डिस्चार्ज मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। दिल्ली के नजफगढ़ में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी ने देश में जाति के आधार पर जनगणना करवाने की मांग की। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में चल रहे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। नीरज ने 83.18 मीटर का शानदार थ्रो कर लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार वापसी की। हत्या के आरोप में घिरे पहलवान सुशील कुमार के एक और करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अनिरुद्ध नाम के जिस आदमी को गिरफ्तार किया, वो भी एक पहलवान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे। आज वो एक सत्र में हिस्सा लेंगे, जबकि कल यानी 13 जून को प्रधानमंत्री 2 सत्रों में शामिल होंगे। G7 का आयोजन ब्रिटेन में हो रहा है। इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में कोरोना के बाद वैश्विक रिकवरी, उचित व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन और खुले समाज की वकालत करने जैसे मुद्दों पर बात होगी। चीन के जियांगशी प्रांत में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक हादसा हुआ। वहां दौड़ते ट्रैफिक के बीच अचानक एक सड़क धंस गई और वहां से गुजर रही एक गाड़ी कई फीट गहरे गड्ढे में समा गई। बताया गया कि सड़क इलाके में हुई भारी बारिश की मार सह नहीं पाई और ढह गई। लेकिन तस्वीरों में सड़क पर गड्ढे जैसा कुछ नहीं दिखा। सामने बस एक बड़ा सा काला निशान नजर आया। तभी कार ने आगे बढ़ना शुरू किया और सीधा नीचे जा गिरी। धरती जब कार को निगल गई तब पता चला कि वो काला निशान ही सड़क पर बना गहरा गड्ढा था। बाकी गाड़ियों ने तो गड्ढे से दूरी बना ली, लेकिन इस कार का ड्राइवर उसे भाप नहीं पाया और गाड़ी गड्ढे में पलट गई। हादसा होते ही सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। कैमरा पास गया तो सड़क के अंदर एक गहरी खाई सी बनी नजर आई। उसमें कार औंधे मुंह गिरी थी और उसका ड्राइवर किनारे पर जख्मी पड़ा था। वो इतने होशो हवास में तो था कि वो खुद कार से बाहर निकल आया, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि गड्ढे से भी अपने आप बाहर निकल आए। ऐसे में लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। बाद में पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची और क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला गया। हालांकि उसका कचुम्बर निकल चुका था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। खबर है कि अपने इस दौरे में वो प्रियंका गांधी और अजय माकन समेत कई पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से मिलकर सुलह कमेटी की रिपोर्ट जल्द देने की बात भी कर सकते हैं, ताकि राजस्थान में पार्टी के भीतर चल रहा घमासान जल्द खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर के बारामूला से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां के एक इलाके में कई मकान लपटों में घिर गए। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला।
लेकिन रात के अंधेरे में उन मकानों से उठती लपटों ने कोहराम मचा दिया। हर तरफ से चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ देर में उस इलाके का आसमान आग की लपटों से लाल हो गया और उससे उठने वाले धुएं ने एक बड़े हिस्से को ढक लिया। धधकती लपटों के बीच कुछ लोग इस कोशिश में दिखे कि किसी भी तरह इस आग को बुझा दिया जाए। जानकारी मिलते ही इलाके के एसएसपी रईस मोहम्मद भट्ट ने मोर्चा संभाला और सेना के जवानों के साथ इस तबाही से निपटने में जुट गए। दमकल कर्मियों की मदद से जवानों ने आग पर पानी की बौछार शुरू कर दी। एसएसपी की अगुवाई में कुछ जवान उन मकानों की छतों पर चढ़ गए जहां से लपटें उठ रही थी। इसके बाद उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन कई लोगों के आशियाने इसमें जलकर राख हो गए। कुछ लोग तो अपना जरूरी सामान भी घरों से बाहर निकाल नहीं पाए। बताया गया कि आग बुझाने के दौरान 6 लोग घायल भी हो गए। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हुई तेज बारिश ने लोगों को डरा दिया। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि कुछ जगहों पर तो बारिश के पानी ने नदी की शक्ल ले ली। बारिश का पानी खेतों और रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मॉनसून से पहले हुई बारिश के चलते पहाड़ों पर राहत देने वाले मेघ जगह जगह आफत बन गए। उत्तराखंड के रानीखेत में मॉनसून से पहले ही बादल डराने लगे हैं। उत्तराखंड बादल फटने की वजह से कई बार बड़ी विपत्तियों से गुजर चुका है। रानीखेत में बादल तो नहीं फटे, लेकिन भारी बारिश के चलते ऐसे हालात बने कि केदारनाथ त्रासदी की यादें दिला दी। पानी का ये वैसा ही हाहाकारी रूप है जिसकी यादें भी उत्तराखंड के लोगों को दहला देती हैं। ये है रानीखेत का सोनी बिनसर, जहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बादल फटने जैसे हालात नजर आए। हर तरफ उफनाता पानी, मानो ये पूरा इलाका नदी हो। जाहिर है भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। पहाड़ों से उफनता उछलता पानी जब तेजी से बिनसर के स्वर्गाश्रम महादेव मंदिर तक पहुंचा, तो मंदिर का ज्यादातर हिस्सा कुछ ही देर में डूब गया। पानी की तेज धारा के सामने मंदिर का मुख्य गेट इस तरह टूटा मानो वो कोई तिनका रहा हो। उत्तराखंड में अभी मॉनसून नहीं पहुंचा है। ये मॉनसून से पहले की बारिश है। तपती गर्मी की वजह से मॉनसून से पहले की बौछार का हर किसी को इंतजार रहता है, लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जो हाहाकार मचा है वैसा तो कोई भी नहीं चाहता। उत्तराखंड में करीब 32 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। इसी मूसलाधार बारिश का नतीजा है कि बरसाती नाले भर चुके हैं और उसका पानी खेत खलिहान ही नहीं घरों में घुसने लगा है। सोनी बिनसर के स्वर्गाश्रम महादेव मंदिर की सूरत तो ऐसी बदली मानो पूरा अहाता नदी के बीच में हो। पानी की तेज धारा के सामने मंदिर के आसपास के ज्यादातर दुकानें उजड़ चुकी हैं। हालांकि मंदिर के मुख्य भवन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया गया कि एक दिन पहले सुबह करीब 11:30 बजे से जारी मूसलाधार बारिश ने यहां का ऐसा हाल किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए सरकार और प्रशासन सतर्क है। रानीखेत के डीएम ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने और बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के कई हिस्सों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में मॉनसून से पहले भारी बारिश का जो विकराल रूप दिखा वो एक झांकी तो है ही, साथ ही प्रशासन को अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने का एक बड़ा सबक भी है। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सुअरों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने वहां प्रशासन की गाड़ियों को भी घेर लिया और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। हंगामा करने वालों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां शामिल थीं, जिनमें एक ने इस घटना का वीडियो बनाया। इससे पहले नगर निगम का दस्ता पुलिस के साथ इलाके में पहुंचा और वहां से सुअरों को पकड़कर एक गाड़ी में डाला गया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन की तरफ से उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई। सुनो, 3 दिन बाद हम यहीं आएंगे। ठीक है, और एक जो आप कहीं नहीं रख सकते हो। बताया गया कि मोहलत देने के कुछ देर बाद नगर निगम की टीम दोबारा वहां आई और कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। कुछ महिलाएं उस गाड़ी के आगे डट गयीं, जिसमें सुअरों को भरकर ले जाया जा रहा था।
इस हंगामे के बीच एक लड़के ने सरकारी गाड़ी में रखे उस जाल को खींच लिया जिसका इस्तेमाल सुअरों को पकड़ने के लिए किया गया। इस हरकत से नगर निगम के कर्मचारियों का गुस्सा भी भड़क गया। किसी तरह भीड़ के बीच से नगर निगम ने अपनी गाड़ी निकाली, लेकिन हंगामा कर रहे लोग इसके बाद नगर निगम के दफ्तर पर पहुंच गए और वहां भी उन्होंने खूब बवाल बचाया। सीरिया के इदलिब प्रांत में हुई बमबारी में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मरने वालों में अलकायदा की सीरियाई विंग के 3 आतंकी भी शामिल थे। ये बमबारी इदलिब के गांव में हुई जिसने वहां भारी तबाही मचाई। सामने आई तस्वीरों में इसकी चपेट में आए मकान और गाड़ियां तहस नहस नजर आए। हर तरफ टूटे मकानों का मलबा बिखरा नजर आया, जबकि कई गाड़ियां तो जलकर राख हो गई। मरने वालों में एक गांव के एक टीचर भी शामिल थे। आपको बता दें, इस बमबारी का शिकार हुए लोगों को वहीं गांव में ही दफन कर दिया गया। जैविक हथियार वाली टिप्पणी करने पर आयशा सुल्ताना नाम की एक फिल्म निर्माता के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। न्यूज़ 18 की जनक दवे की रिपोर्ट है कि आयशा सुल्ताना की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने लक्षद्वीप पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद लक्षद्वीप पुलिस ने उनके खिलाफ एक दिन पहले राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। असल में ये विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना ने एक टीवी शो में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कोरोना फैलने के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ये आरोप लगाया कि वहां पर कोरोना फैलने के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया गया कोरोना को फैलाने के लिए, जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसने आयशा सुल्ताना पर केंद्र सरकार की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत कर दी और इसी मसले पर उसने फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपना जन्मदिन मनाया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में अपने परिवार के साथ अपना 74वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनकी बेटी मिसा भारती के घर पर केक काटा गया। लालू यादव को उनके जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार ने भी बधाई दी। हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ लड़कों पर एक लड़की के गैंगरेप का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें एक आरोपी बालिग और बाकी नाबालिग है। एफआईआर दर्ज की तुरंत और उन बच्चों को अभिरक्षा में लिया। एक लड़का बालिग था, उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एटीएस ने रोहिंग्या समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए वहां रह रहे थे। यही नहीं, एटीएस का दावा है कि आरोपी अवैध तरीके से और लोगों की भी म्यांमार या दूसरी जगहों से भारत में एंट्री करवाते थे। महाराष्ट्र के नागपुर में 15 साल के एक बच्चे के अपहरण के कुछ ही घंटे बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताया कि ऐसा करके आरोपी ने अपनी मां के साथ हुई छेड़छाड़ का बदला लिया। उसने फिरौती के नाम पर उस नाबालिग के परिवार के एक सदस्य का सिर मांगा था। कि यही वो घटना स्थल है। चेन भी यहाँ पड़ी हुई है, इसी के साथ बाजू में ब्लड भी देखने को मिलता है। पीड़ित परिवार से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जाँच में जुट गयी। आरोपी अभी ताबे में है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना ने अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक गाय गहरे कुएं में गिर गई, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके के कुछ लोग एकजुट हुए और गाय को कुएं से बचाने का बीड़ा उठा लिया। बीत रहा हर एक मिनट कुएं में गिरी गाय की जान पर भारी पड़ रहा था। एक गाय के लिए जब एक कुआं मौत का कुआं बन गया तो कुछ युवकों के हौसले ने चमत्कार कर दिया। ये मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है। जब 2 गायें आपस में झगड़ रही थीं तो एक गाय का संतुलन बिगड़ा और वो 40 फीट गड्ढे कुएं में जा गिरी। उसके बाद इन युवकों ने शुरू किया ऑपरेशन जिंदगी। और ये तस्वीर उसी ऑपरेशन की है जिसे गांव के ही कुछ साहसी युवकों ने अंजाम दिया। लेकिन गाय को बचाने का काम आसान नहीं था। एक तो 40 फीट गहरा सूखा कुआं और ऊपर से बहुत ज्यादा संकरा, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। गाय को बचाने के लिए बनी रणनीति के मुताबिक गांव के 2 युवक रस्सी लेकर कुएं में उतरे। इन युवकों ने गहरे कुएं में उतरने के बाद रस्सियों को अच्छी तरह बांधा। गाय को इस तरह बांधा गया कि रस्सी गाय के वजन को आसानी से उठा सके, वो भी बिना नुकसान पहुंचाए। इसके बाद दोनों युवक कुएं से बाहर आ गए। सबसे बड़ी चुनौती इस भारी भरकम गाय को रस्सियों के सहारे बिना चोट लगे बाहर निकालना था। न कोई मशीन, न कोई एक्सपर्ट, सिर्फ रस्सियों के सहारे ये युवक गाय को बाहर निकाल रहे थे। ऐसे में गाय को चोट लगने का भी अंदेशा बना हुआ था।
गाय को बाहर खींचने के लिए गांव के कई लोग कुएं के पास जमा हुए। इन सबको रस्सियों से गाय को खींचने की जिम्मेदारी दी गई। इस ऑपरेशन से जुड़े सभी लोगों को बता दिया गया कि गाय को बाहर निकालने तक रस्सियां नहीं छोड़नी है। इसके बाद रस्सियों की मदद से गाय को बाहर निकालने के लिए सबने ताकत झोंक दी। गांव वालों की मदद से गाय को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलने के बाद गाय लड़खड़ाती दिखी। गाय के शरीर पर कई जख्म मिले, जिसके बाद उसका इलाज कराया गया। गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से गाय की जान तो बचा ली, लेकिन हादसे ने एक बार फिर उस मौत के कुएं की ओर लोगों का ध्यान खींचा जो लंबे समय से बेकार पड़ा है। लोगों का कहना है कि ये कुआं बेकार है, जिसके कारण कई बार पहले हादसे हो चुके हैं। प्रशासन से कई बार इसे बंद कराने की मांग की गई है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। जरूरी है कि ऐसे बेकार कुएं जो कभी भी हादसे के कुएं बन सकते हैं, उनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और उन्हें बंद किया जाए। अमेरिका ने ड्रोन से अपने लड़ाकू विमान में हवा में ईंधन भरने की ताकत का प्रदर्शन किया। जंगी जहाज में तैनात किए जा सकने वाले इस ड्रोन को विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने बनाया है, जिसने बोइंग के ही F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान में ईंधन भरा। अमेरिका की वायुसेना ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें ये ड्रोन आसमान में ही लड़ाकू विमान में ईंधन भरता नजर आया। इसके लिए पहले एक एयरबेस से इस ड्रोन को उड़ाया गया। इसके पीछे पीछे F-18 ने भी उड़ान भरी। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोनों विमान एक दूसरे के करीब आए। इसके बाद इस ड्रोन से फ्यूल पाइप निकाला, जो उसके ठीक पीछे उड़ रहे लड़ाकू विमान से जुड़ गया। आसमान में ही ईंधन भरने के बाद ड्रोन और लड़ाकू विमान दोबारा एयरबेस पर लौट आए। बताया गया कि अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी ड्रोन ने किसी लड़ाकू विमान में हवा में ईंधन भरा हो। दिल्ली के पास